Assalamu alaikum dear students, this is me मोहम्मद उस्मान खासकरी. Today we have to discuss about the friction. फ्रिक्शन किसे कहते हैं? जैसे कि डेली लाइफ में हम देखते हैं, जब भी किसी बॉल को हम थ्रो करते हैं तो थोड़ी देर के बाद बॉल जो है वो रुक जाता है, ठीक है? या ऐसे करें कि आप जब किसी चीज़ को आप खींचते हैं यानी उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको आप पुल करते हैं, ठीक है? तो उस पर पुल करने से आप पर एक फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है? वो आप पर नहीं होती, उस बॉडी पर अप्लाई होती है जो उसको मूव होने से रोकती है, ठीक है? इस तरह से जब आप बॉडी को आगे धकेलते हैं यानी पुश करते हैं तो उस वक्त भी आपको फोर्स लगानी पड़ती है. भाई क्यों फोर्स लगानी पड़ती है? क्योंकि वो बॉडी जो है वो रेस्ट में है, आप उसको मोशन में लाना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसी फोर्स है जो उस बॉडी को रोकती है, ठीक है? तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं, सिंपल. तो आइए देखते हैं डेफिनेशन. द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी इज नोन एज फ्रिक्शन. यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का टॉपिक हमारा है, हमने डिस्कस करना है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन किसे कहते हैं? द फोर्स which opposes the motion of a moving body is called friction. ठीक है? वो फोर्स जो कि अपोज करे, जो कि रेजिस्ट करे किसी भी बॉडी की मोशन को, जब उसको हम मूव करना चाहें तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, या से फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे हम. ठीक है भाई, ये क्या है? मुदाखलत करती है, हमें काम से रोकती है. पहले भी हम काम तो नहीं करते ना, तो काम से हमेशा हम गुरेज करते रहते हैं. तो ये फोर्स जो है उस जगह पर और हमें हमारे सामने जो है वो ऑब्स्टेकल या बैरियर पुट करती है. तो सिंपल सी बात, वो फोर्स जो किसी भी बॉडी की मोशन को अपोज करे, रोके, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शन कहेंगे. अच्छा, दूसरी बात ये कि हमेशा ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये दो बॉडीज के सरफेसेस के दरमियान होती है, ठीक है? ये जैसे कि आप ये मार्कर देख सकते हैं. अब ये जब जैसे मैं इन पे स्लाइड करूंगा तो थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है मुझे, ठीक है? तो इन दोनों के दरमियान ये जो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ठीक है? अगर जैसे हम इसको मूव कराएंगे एक बॉडी की सरफेस पर दूसरी बॉडी का सरफेस, तो यहाँ पर ये है कि when two surfaces are in contact, जब भी दो बॉडीज के सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं, and to one another, the one of them drags or moves over the other, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पर मूव होती है तो इनके दरमियान एक अपोजिंग फोर्स सेटअप होती है, एंड अपोजिंग फोर्स इज सेटअप बिटवीन द सरफेसेस, जिसे हम कहते हैं विच अपोजेस द मोशन इज नोन एज फ्रिक्शन. ठीक है? जो मोशन को अपोज करती है, ऐसी फोर्स सेटअप होती है दो सरफेसेस के दरमियान जो मोशन को अपोज करती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सिंपल फ्रिक्शन कहते हैं. अब दूसरी बात ये कि ये जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, हम इसको नहीं पैदा करते, ये खुद ब खुद पैदा हो जाती है. जैसे कि हम किसी बॉडी को पुश करेंगे तो फोर्स सेटअप हो जाती है, या पुल करेंगे तो फोर्स सेटअप हो जाती है. तो इस सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स को हम सिंपल फ्रिक्शन कहते हैं. काज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? काज ऑफ फ्रिक्शन ये होता है कि देखिए हमारे यहाँ इस सोसाइटी में या इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो कि आइडियली स्मूथ हो, बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ हो. ठीक है? आप मिरर को देखते हैं तो मिरर भी आपका परफेक्टली स्मूथ नहीं होता, या जो आपके घर में जो टाइल्स लगे होते हैं उस पर आपने जो मशीन घुमाई होती है और टाइल को जो बिल्कुल स्मूथ पॉलिश किया जाता है, तो ये भी इस तरह से यूनिवर्स में परफेक्ट नहीं होंगे. इस वजह से रफनेस जो होती है, दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में आते हैं तो रफनेस क्या करती है? काज ऑफ फ्रिक्शन बनती है. यानी फ्रिक्शन किसकी वजह से बनती है? रफनेस की वजह से बनती है. आप बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल क्या करता है? जब जमीन पर रोल करता है तो जमीन पर एक जो है जमीन से अपोजिंग फोर्स जो है वो लागू होती है, फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है? अब जितना आपका जो सरफेस है वो स्मूथ होगा, बॉल उतना ही दूर जाएगा, और जो सरफेस है वो जितना रफ होगा बॉल उतना ही नजदीक जाएगा. तो इसका मतलब जो रफ सरफेस होता है उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होती है, जो स्मूथ सरफेस होता है उसमें फ्रिक्शन कम होती है. ठीक है? तो इस वजह से हम कहते हैं नो सरफेस इन द यूनिवर्स इज आइडियली स्मूथ. कोई भी आइडियली स्मूथ सरफेस नहीं है. और दूसरा, फ्रिक्शन अकर्स ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेस. फ्रिक्शन कब पैदा होती है? जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में हो और उनके दरमियान रफनेस ज्यादा हो, तो उसको हम कहेंगे. ठीक है? जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं कि आप कारपेट पर फोर्स अप्लाई करें, ठीक है? और कारपेट पर यूं अपना हाथ, इसी तरह से आप टेबल पर जो है वो अपना यूं हाथ घसीटें, ठीक है? स्लोप करें,
तो आपको कहां पर ज्यादा फील होगा, ठीक है। अब कारपेट पे मूव करेंगे तो आपका हाथ इतना जल्दी मूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर रफनेस ज्यादा है। टेबल पर करेंगे, टेबल वो उस टेबल की बात कर रहा हूं जो कि वेल पॉलिश्ड है उसका सरफेस, उस पर करेंगे तो आपका हाथ आसानी से मूव हो जाएगा। तो क्या बात समझ में आई यहाँ पर कि वहां टेबल पर जो फ्रिक्शनल फोर्स थी वो कम थी, आपका हाथ जो है आसानी से मूव हो गया। फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड। अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन पर फ्रिक्शन डिपेंड करती है? इसका मतलब कि फ्रिक्शन पर किसका असर होता है, किन चीजों की वजह से फ्रिक्शन ज्यादा होगी या कम होगी। तो हमेशा याद रखिएगा नेचर ऑफ सरफेसेस, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है कि दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे पर मूव कर रहे हैं वो किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आप जो चेयर जो है वो किसी फर्श पर जो है वो आप उसको मूव करवा रहे हैं या जमीन के किसी हिस्से पर आप मूव करवा रहे हैं। लाजमी तौर पर आप टाइल्स पे मूव करेंगे तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन वही चीज आप जमीन पर करेंगे, अर्थ पर करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, वहां पर रफनेस ज्यादा है। तो याद रखिएगा जैसे कि हमारे पास टेबल है, कारपेट है, पॉलिश सरफेसेस होते हैं, मार्बल होते हैं, ब्रिक्स होते हैं, हर किसी की अपनी नेचर है, तो फ्रिक्शन भी वहां पर सेपरेटली कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। सरफेस जितना वेल पॉलिश्ड होगा, जितना स्मूथ होगा, वहां पर फ्रिक्शन कम होगी, और जो सरफेस है वो जितना ही रफ होगा वहां पर उतनी फ्रिक्शन ही ज्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब कि नेचर ऑफ द सरफेसेस पे डिपेंड करती है फ्रिक्शन। दूसरा किस पे डिपेंड करती है? प्रेसिंग फोर्स। प्रेसिंग फोर्स भाई क्या है? जितना बॉडी का वेट ज्यादा होगा, ठीक है, आप ऐसा करें, आप अपनी यूं पाम्स मिलाएं और हल्के से यूं मूव करें। आप जब हल्के से यूं मूव करेंगे तो फ्रिक्शन कम होगी, लेकिन सर्दी जब आपको लगती है तो आप क्या करते हैं, इसको जोर जोर से आप मूव करवाते हैं, ठीक है, यूं जोर जोर से यूं मूव करवाते हैं आप, तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। क्यों गर्म होते हैं भाई? ये रबिंग आप जो कर रहे हैं ना, इसमें ज्यादा फ्रिक्शन पैदा हो रही है। इस फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन है ना, इसमें हीट प्रोड्यूस कर रही है। ये आपको भी पता है, नहीं था ना पता, आज पता चल गया कि आप जो रबिंग करते हैं वो किस वजह से करते हैं, ये फ्रिक्शन पैदा होती है और हीट प्रोड्यूस होती है। बात आई समझ में? ठीक है, यानी फोर्स, प्रेसिंग फोर्स, प्रेसिंग फोर्स जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा फ्रिक्शन पैदा होगी, उतनी हीट जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ग्रेटर द अपोजिंग फोर्स मोर विल बी द फ्रिक्शन। जितनी प्रेसिंग फोर्स ज्यादा होगी उतनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी, जितनी प्रेसिंग फोर्स कम होगी उतनी फ्रिक्शन भी कम होगी, ठीक है। तो हमने ये सीखा, जैसे कि ये एक टेबल बनाया हुआ है, फार्मली एक टेबल है, ठीक है, इस पर एक हमने कोई बॉडी रखी है जो बहुत ही स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगी वो कम होगी। अब यही सेम टेबल है जिस पर हमने एक बड़ा ब्लॉक रख दिया है। क्या किया हमने? एक बड़ा ब्लॉक रख दिया है, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो फोर्स होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिंग ज्यादा है, वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा है मतलब फोर्स ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा होगी। तो आई बात समझ में? आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन, भाई वर्ड स्टैटिक से मुराद है कि स्टैटिक हम वर्ड उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम रेस्ट की बात करते हैं, जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में हो, अगर वो दोनों सरफेसेस रेस्ट में हो तो इस तरह की फ्रिक्शन जो उनमें पाई जाती है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स इन कांटेक्ट आर एट रेस्ट, जब वो सरफेसेस रेस्ट में हो, ठीक है। रेस्ट में कब होते हैं? जब उन पे दो या दो ज्यादा फोर्सेस का असर हो, तो इस तरह की फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन या सिंपल स्टैटिक। तो बात समझते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। समटाइम आप क्या करते हैं भाई, एक छोटी सी एक चीज यहाँ पर बनाऊंगा, यहाँ पर एक सपोज एक चीज है जो किसी चीज पर पड़ी हुई है और इसको आपने डोरी से बांधा हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि आप फोर्स लगा रहे हैं, एक ब्लॉक आपने अटैच किया 1 kg, ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्लॉक मूव नहीं हुआ, फिर आपने क्या किया 2 kg, ये ब्लॉक मूव नहीं हुआ, फिर आपने 3 kg जो है वो अप्लाई किया, नहीं हुआ, फिर आपने क्या किया डायरेक्टली 10 kg, ठीक है, 10 kg आपने जो है वो वेट यहाँ पर जो है वो अटैच कर दिया, मैस अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर जब 10 kg वेट आया, 10 kg वेट नहीं होता, असल ये मैस होता है, हम 10 न्यूटन कह सकते हैं, ठीक है, 10 न्यूटन कहते हैं इसको, आप kg को हटाकर सब में न्यूटन लगा दें। जब 10 न्यूटन आया तो ये बॉडी मूव होने पर आ गई, स्लाइड होने पर आ गई, तो इसका मकसद ये था कि इसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स थी वो 10 न्यूटन के करीब थी। किसके करीब थी? अराउंड 10 न्यूटन थी, तो ये बॉडी स्लाइड करना शुरू हो गई, तो इसको ही हम कहते हैं लिमिटिंग या मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है।
तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेसेस के दरमियान जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है, जहां पर बॉडी स्लाइड होने पर होती है, यानी मूव करने पर होती है, मूव नहीं होती लेकिन मूव करने का रुझान होता है उसका, तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। या इसको हम यूं कहते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन व्हेन अ बॉडी टेंड्स टू मूव, यानी फ्रिक्शन की वो वैल्यू जहां पर बॉडी मूव करना शुरू करने की कोशिश करे, तो वहां पर हम उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। बात आई समझ में? अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम इसका देखेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और वीडियो को हमने थोड़ा शॉर्ट करना है। The value of limiting force depends upon the pressing force, ठीक है। अब ये limiting force या limiting friction किस पे डिपेंड करती है? भाई limiting friction डिपेंड करती है pressing force पर। मैंने पहले बताया है जितनी pressing force ज्यादा होगी उतनी friction ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर the value of limiting force depends upon pressing force, that is weight of the body, ठीक है। तो हम यूं कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको हम शो करते हैं Fs से, इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने आपको क्लास में सिखाया था कि मोर मनी मोर शॉपिंग, मोर मनी मोर शॉपिंग, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितने ज्यादा पैसे उतनी ज्यादा शॉपिंग, जितनी बॉडी की स्पीड ज्यादा होगी उतना लॉन्गे डिस्टेंस आप कवर करेंगे, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल। जो बात होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स। और नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स कहां से आती है? वेट से आती है, जो बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ये जो प्रेसिंग फोर्स होती है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शनल। तो ये हमारे पास ये थे लिमिटिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी। इसको हम शो करते हैं Fs से, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स को हम शो करते हैं R से, ठीक है। तो Fs इज इक्वल्स टू म्यू R। यहाँ पर ये म्यू क्यों आया? जैसे ही हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर हम साइन ऑफ इक्वलिटी इस्तेमाल करते हैं और इसी के साथ साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम एक कोएफिशिएंट इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज म्यू। तो म्यू को हम यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पर R जो है म्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जब यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर जाकर Fs को डिवाइड करेगा, तो Fs डिवाइडेड बाय R, तो हमें म्यू की वैल्यू मिल सकती है आराम से। तो म्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं? भाई म्यू इज इक्वल्स टू, ये रेशियो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, और यार नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर फोर्स है, याद रखिएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इट इज द रेशियो बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स टू नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स। भाई लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स ये है क्या, वजह क्या है? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी भी सरफेस पर, तो यहाँ पर इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इसकी जो फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शनल अपवर्ड जो है वो लागू हो रही है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर ये वेट डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स अपवर्ड है। अब इसकी वजह से यहाँ पर जो फोर्स, जितना वेट ज्यादा होगा उतनी ही फ्रिक्शन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इट इज द रेशियो बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स टू नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स। हम पहले ही हमने डिस्कस किया है, म्यू इज इक्वल टू F अपॉन R, और F जो है हमारे पास रिएक्शनल फोर्स है। तो यहाँ पर हमें F चाहिए, तो F हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर R डिवाइड कर रहा है, इस साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है, F इज इक्वल टू म्यू R। और R किसके बराबर है? यहाँ अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखते हैं तो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स और वेट जो है आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। R इज इक्वल टू W, और W हमने पढ़ा था दैट इज इक्वल टू mg के बराबर होता है। तो F इज इक्वल टू म्यू mg। ये हमारे पास ये फार्मूला कब हम इस्तेमाल करेंगे? ये उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब म्यू की वैल्यू आपको गिवन हो और इसी के साथ मास ऑफ द बॉडी आपको गिवन हो, तो उस वक्त आप डायरेक्टली मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस म्यू की वैल्यू आपने कहां से लेनी है, ये कहां से आपको मिलेगी? तो याद रखिएगा म्यू की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है सरफेसेस पर, मटेरियल पर, कि वो मटेरियल आपस में कौन से कांटेक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल मैंने बनाई हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं कि म्यू की वैल्यू क्या बन सकती है। अगर गिलास और गिलास, जैसे कि शीशे पर अगर स्लाइड करेगा, इनके दरमियान जो फ्रिक्शन होगी, ठीक है, उसमें जो हम म्यू की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे वो 0.9 इस्तेमाल करेंगे। अगर गिलास और मेटल होगा, गिलास और मेटल के दरमियान जो हम म्यू की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे 0.5 टू 0.7। इसी तरह से स्टील होगा, यानी स्टील पर अगर स्लाइड करेगा, मूव करेगा, इनके दरमियान जो फ्रिक्शन होगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे 0.8। इसी तरह से अगर वुड और मेटल होगा तो 0.2 से 0.6 तक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
अब लास्ट हमारे पास टाइप था काइनेटिक फ्रिक्शन। भाई काइनेटिक फ्रिक्शन सिंपल सी बात है, जब बॉडीज मोशन में हो, मूव कर रही हो, तो उनके दरमियान जो फ्रिक्शन होगी उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर देख लीजिए, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन मूविंग बॉडीज और बॉडीज इन मोशन इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप हुआ करते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। लफ्ज स्लाइडिंग से हमें पता चल रहा है, रोलिंग से हमें पता चल रहा है कि जब कोई बॉडी दूसरे पर स्लाइड करे, ठीक है, विदाउट टायर्स, विदाउट बैरिंग्स, अगर कोई बॉडी दूसरे सरफेस पर मूव करे, जैसे कि हम बॉक्स को घसीटते हैं मैदान पर किसी भी सरफेस पर, तो उस वक्त जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पर स्लाइड हो, मूव हो बगैर किसी टायर के, तो हम कहते हैं उसमें जो फ्रिक्शन पाई जाएगी वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, फ्रिक्शन बिटवीन स्लाइडिंग पार्ट्स ऑफ मशीन। मशीन के पार्ट्स है ना, बगैर टायर के एक दूसरे पर स्लाइड हुआ करते हैं, तो इनके दरमियान जो फ्रिक्शन होगी उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन भाई सिंपल है, जैसे कि गाड़ी के टायर हैं, गाड़ी जब चलती है, ठीक है, तो टायर्स और रोड के दरमियान एक फ्रिक्शन बनती है जिसको हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कहेंगे? तो टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर देख लीजिए, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। इसका एग्जांपल मैंने दे दिया, फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पर, और इसी के साथ ज़रूर अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। आज यही टॉपिक था, तो आज इसी टॉपिक के साथ आपसे अलविदा चाहेंगे। फिर किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा के बाद।